द 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई पुस्तक। नियम 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। विचार, अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यता का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। शक्ति की कुंजी, द की ऑफ पावर। हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की भावनाओं की चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनाना चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज्यादा प्रतिभाशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता न करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक्चातुर्य और आकर्षण के मामले में वह अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर न चले कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर सकते हैं। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज्यादा देदीप्यमान दिखते हो। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरों से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज्यादा प्रभावी दिखते हो। अगर आप अपने आकर्षण को कम न करना चाहे तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी न माने कि बॉस आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मुंह चढ़े लोगों पर किताबें लिखी जा सकती है जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज्यादा चमकने के कारण वे उसकी नज़रों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को भी चूक जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपाकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है।
उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नज़र आने दें। मूर्खता का अभिनय करें। ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह की ज़रूरत है। ऐसी हानि रहित प्रतिक्रिया करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुंचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे, तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक है, तो सबके सामने उनका श्रेय उसे ही दे। सबको यह स्पष्ट बता दे कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा सामाजिक और उदार हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए कि हर बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहे, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दे। उसे ध्यान का केंद्र बना दे। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज्यादा चमकने देते हैं, तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा को शिकार नहीं बनते हैं। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज्यादा चमकने देंगे, तो वह आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। नियम 2, मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें। शत्रुओं से काम लेना सीखें। विचार: मित्रों से सावधान रहे। मित्रों बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वह आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे, तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रु से नहीं बल्कि मित्र से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। शक्ति की कुंजी, द की ऑफ पावर। यह स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया का नियम है, और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहे? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर वह टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आपको कष्ट न पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय गुणों छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है। इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं है कि आपके बारे में आपके मित्र की असली भावनाएं क्या है। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेगा कि आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़ों का चयन बेहद सुंदर लगता है। हो सकता है कि वे सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय करते हैं, तो आपके सामने यह गुण धीरे धीरे सामने आते रहते हैं। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के लिए इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर अपने दम पर मिला है।
इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली है। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिससे वे मन ही मन परेशान हो रहते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें नौकरी पर रखने में समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति को और आपकी मदद करने में सबसे ज्यादा सक्षम हो। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी इस सत्य को ढक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके शत्रु सोने की ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टैलीरैंड 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टैलीरैंड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख को चुना जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दिनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोके उसके कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जितोड़ मेहनत करेगा कि टैलीरैंड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अंत में टैलीरैंड यह जानता था कि फोके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्ति ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने भी उसमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध चढ़ने लगा। टैलीरैंड और फोके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बन रहे। इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर दे और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुता की मौजूदगी से विचलित या दुखी न रहे। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रु का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वह उस आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा सकता है। नियम 3, अपने इरादे छिपाकर रखें। विचार, आप किसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और आप अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाज ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। द की ऑफ पावर, शक्ति की कुंजी। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं।
वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बात करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी बलमन चाहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक बौथरा हथियार है, जिससे कट्टा कम है, खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप कर तोल कर बोले। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहे जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावनाओं के बारे में खुलकर बताते हैं, तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे, न ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते या जिससे लोग डरते नहीं है, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दे और अपने इरादे को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं, उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपने होने की कल्पना करेंगे, तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे, बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादे को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान होता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताए जिससे लोग प्रभावित हो जाए। जरूर नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे, तो उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादे को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाएं और लक्ष्य के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादे को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उसका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता, सिंसियरिटी। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। इयागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि इयागो की भावना सच्ची है। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता है? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज और हवाबाज लोग जो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा। इसलिए वे अपने लक्ष्यों को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल कर
करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एकरूप होगा, आपके इरादे उतने ही अच्छी तरह से छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बैरन जेम्स रॉयस चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुखौटे, नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरों के पीछे अपने असली विचार छिपा लें। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाक पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश न हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आते हैं। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोले। विचार, लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखें तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। द की ऑफ पावर, शक्ति की कुंजी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीनें हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादे या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेंगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लूट गए हैं। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणी पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति को बढ़ना ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बात करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था कि मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़बुन में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि बारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में भी कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग
उसके बारे में इतना ही ज्यादा बातें करते थे, और लोग उसके बारे में जितना ज्यादा बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्तियों का नाटकीय तो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठे उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कॉन्स्टेंटिन रयलेयेव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रयलेयेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर उसे नीचे से तख्ता हटा दिया गया, लेकिन रयलेयेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी, और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बच जाता था, उसे आम तौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रयलेयेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशावाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलसन प्रथम विद्रोही नेता रयलेयेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रयलेयेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वाले को तो रस्सी बनाने भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी गलती को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रयलेयेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया, और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सब सीख ले, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग के प्रति खास तौर पर सावधान रहे। आपके व्यंग बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। नियम 5। प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर उसकी रक्षा करें। विचार, प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं में से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सोचते सचेत रहे और उनके होने से पहले उनको खत्म कर दे। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखे। फिर दूर खड़े हो जाए और जनता को उनकी आलोचना करने दे। द की ऑफ पावर, शक्ति की कुंजी। हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वे हमारे सबसे पक्के दोस्त हो, हमेशा कुछ हद तक रहस्यमय और अबूझ रहते हैं।
उनके चरित्र में ऐसे खुफिया गलियारे होते हैं जिन्हें वे प्रकट नहीं करते हैं। अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते हैं तब तक हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं। हमारे मूल्यांकन का आधार वह होता है जो हमारी आंखों को साफ नजर आता है। कपड़े, मुद्राएं, शब्द, कार्य, समाज में प्रदर्शन ही हमारे सारे मूल्यांकनों का पैमाना होता है। आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। आपकी एक गलती या आपके हुलिये में एक भी अजीब या आकस्मिक परिवर्तन विनाशकारी साबित हो सकता है। इस वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा बनाएं और उसे बनाए रखें। यह प्रतिष्ठा दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। यह प्रतिष्ठा लोगों को पैनी आंखों को यह पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं। इससे आप दुनिया के अपनी शर्तों पर अपना मूल्यांकन करवाते हैं। यह स्थिति सचमुच सशक्त है। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चाहे यह उदारता हो या ईमानदारी या चतुरता। वह गुण आपको दूसरों से अलग करता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें। हालांकि यह काम बहुत समझदारी से करना चाहिए। धीरे धीरे प्रतिष्ठा बनाएं और इसकी नींव मजबूत बनाएं। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैल जाएगी। ठोस प्रतिष्ठा आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। यह आपके चारों तरफ आभा मंडल भी बना सकती है, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान, यहाँ तक कि भय भी जाग जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति अर्तिन रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उनसे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन रोमल के आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यह इकलौता गुण, चाहे कार्यकुशलता हो या आकर्षण, विजिटिंग कार्ड की तरह आपका परिचय देता है और लोगों पर जादू कर देता है। प्रतिष्ठा किसी खजाने की तरह कीमती है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक हासिल करें और सुरक्षित रखें। खासकर शुरुआत में आपको दृढ़ता से इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस पर होने वाले हमले का पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए। ठोस प्रतिष्ठा बनाने के बाद अपने शत्रुओं की आलोचना टिप्पणियों से नाराज या रक्षात्मक होने से ऐसा लगेगा कि आपको अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है और आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय उच्च मार्ग अपनाएं और कभी अपना बचाव करने की हड़बड़ी न दिखाएं। दूसरी तरफ किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करना बहुत कारगर अस्त्र है, खास तौर पर जब वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। इस तरह के युद्ध में नुकसान उसी का होता है, क्योंकि खोने के लिए उसी के पास ज्यादा होता है। अगर वह आप पर पलट कर हमला करेगा, वार करेगा, तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अभी कम है। लेकिन इस रणनीति का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि आप ओछे प्रतिशोध में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मन की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर पाए, तो अनजाने में ही
आप अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेंगे। कभी भी किसी पर हमला करते समय ज्यादा दूर तक न जाए, क्योंकि इससे लोग उनकी गलतियों पर कम और आपके प्रतिशोध पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा ठोस बन चुकी है, तो आपके विरोधी को कमजोर करने के लिए अधिक सूक्ष्म रणनीति का प्रयोग करें, जैसे व्यंग या मखौल। इससे लोग आपको मजेदार मस्खरा मानने लगेंगे। शक्तिशाली शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहों के साथ मजे लेता है। अगर वह कोई दूसरी प्रतिक्रिया करने लगे, तो उसकी भयावह प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। नियम 6। हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। विचार: हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नजर नहीं आता है उसका कोई मूल्य नहीं देता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा न बने और गुमनामी में दफन होकर न रहे। सबसे अलग हटकर दिखे। हर कीमत पर लोगों की नजर में रहे। नीरस और भीरू जनता से ज्यादा महान, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाए जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। द की ऑफ पावर। शक्ति की कुंजी। अपने आसपास के लोगों से ज्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती है। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने कैरियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी एक गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए, ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नजर आ सके। यह छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात, जिससे लोगों की रुचि जागे और वे आपके बारे में बातें करें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है, तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है, जिसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। यह सोचना गलत है कि आपका यह अनूठा रूप विवादास्पद नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। आलोचना से बचने की कोशिश न करें। किसी दूसरे को अपने से ज्यादा कुख्यात न बनने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से आपकी और आकर्षित हो रहा हो, आपको फायदा ही होता है। लुई 14वें के दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरियां और चित्रवान स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डक ले लॉजन के बारे में जितनी बातें होती थी, उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थी। ड्यूक नाटे थे और बहुत सी बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वे राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुलेआम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे, बल्कि सम्राट का भी अपमान करते थे। बहरहाल लुई को ड्यूक का अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसका कारण स्पष्ट है। ड्यूक के विचित्र चरित्र सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनसे मंत्रमुग्ध होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें अपने आसपास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़ा या अलग हो। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखे और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विवाद को गले लगाए, यहाँ तक कि स्कैंडल को भी। लोग आपको नजरअंदाज करें, इससे तो बेहतर है कि आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहते हैं। सवाल यह है कि आप किसी छोटे पद पर है जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत कम अवसर है, तब क्या करें?
इस परिस्थिति में कारगर तरीका यह है कि आप अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पियत्रो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उनसे पालतू हाथी के प्रति पॉप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी उन्होंने। इस हमले के पेरेटिनो तत्काल लोगों की नजरों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नज़रों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपसे उब जाएंगे, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की ज़रूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग्स की एक नई श्रृंखला रख देते थे जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती थी। वे यह मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज्यादा परिचित हो, इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। यह अच्छी तरह से समझ ले, लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वह पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जानकर उन्हें यह बता दें कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। नियम 7। काम दूसरों से करवाए लेकिन श्रेय खुद ले। विचार: अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी ना करें। शक्ति की कुंजी, द की ऑफ पावर। एक मुर्गी की आंखों की रोशनी चली गई थी। अंधी होने के बावजूद वह बहुत मेहनत से भोजन की तलाश में जमीन खोजती रहती थी। इस मेहनती मुर्गी को क्या फायदा होना था? दूसरी तेज आंख वाली मुर्गी अपने कोमल पैरों की शक्ति को बचा कर रखती थी। वह हमेशा अंधी मुर्गी के पास ही रहती थी और उसकी मेहनत का फल चखती रहती थी। जब भी अंधी मुर्गी अनाज का दाना खोद कर निकालती थी, तो उसकी तेज आंखें वाली सहेली उस दाने को खा जाती थी। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह ही है। कुछ जानवर खुद शिकार कर के जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर जैसे कि गीदड़ दूसरे के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवर में कल्पनाशीलता कम होती है और वे अक्सर शक्तियों की जरूरत वाले कामों को नहीं कर सकते हैं। वे जल्दी ही अपनी यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना या आग बबूला होना बेकार है।
बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाए। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल के करियर के उत्तरार्ध में उसकी पेंटिंग की मांग बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था तो दूसरा पृष्ठभूमि बनाने में, और इसी तरह बाकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ भी थे। उसके इसी स्टूडियो में एक साथ बहुत से चित्रों पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे यूवेन अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते दिखते थे। ग्राहक हैरान रहता था कि यह व्यक्ति कितना साधारण है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही इस नियम का सार है। काम दूसरों से करवाना सीखे और श्रेय खुद ले, ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामखा बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निढाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढे जिनमें ये योग्यता और रचनात्मकता हो, जिनकी आप में कमी हो। या तो उन्हें नौकरी पर रख ले, या उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दे, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजे। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नजर आते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धि के बृहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसी कदावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलता का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन मध्य युगीन रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और वह यह बात जानते थे। शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्क से कथानक, चरित्र चित्रण, यहाँ तक कि संवाद भी चुरा लिए, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटीले संवाद लिखने में प्लूटार्क का कोई सानी नहीं था। बाद के कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, ये एक प्रश्न है। चाहे वे रणनीति के प्राचीन महारथी हो, मानवीय मूर्खता के इतिहासकार हो, या मानवीय चरित्र की गहराइयों में डूबे लेखक हो, सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। यह ज्ञान इंतजार कर रहा है कि आप आए और उनके कंधे पर खड़े हो जाए। उनका वाक कौशल्य आपके वाक कौशल्य बन सकता है, उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है, और वे सभी कब्र से उठकर कभी लोगों को यह बताने नहीं आएंगे कि आप उनका ज्ञान चुरा रहे हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतह कर ले। जैसा बिस्मार्क ने एक बार कहा था, मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं। मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ।